हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये एनसीईआरटी की क्लास चल रही है। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले हम साइंस क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी क्लास 9th की साइंस आज से शुरू हो रही है, तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ रहेगा आपके लिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी की बुक से आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो या बड़े लेवल का, क्योंकि अगर आप जैसे टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्पेशली सीटेट हो गया, केवीएस हो गया, DSSS, इसका तो पूरा जो पैटर्न है सिलेबस का वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। आप एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता भी होगा ये चीज़ें। बाकी अगर आप यूपीएससी, यूपीSSSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एक बेसिक स्टडी का मटेरियल होता है वो हमारी एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होता है। तो इसलिए एनसीईआरटी आप ज़रूर एक बार पढ़िए, 12th तक की कहीं से भी पढ़िए, आप यूट्यूब के माध्यम से, बुक के माध्यम से, जैसे भी आपको चीज़ें समझ में आए, लेकिन एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। आपका 80% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाना है। अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहा करिए, क्योंकि हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस करते हैं अपने वीडियो में। कोई भी फालतू की चीज़ जो होती है उसको मैं खुद स्किप कर देती हूँ, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। चलिए हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास 9th की साइंस का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। दोनों ही लैंग्वेज में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो आप किसी भी लैंग्वेज के हों, मतलब हिंदी या इंग्लिश के हों, तो दोनों ही लैंग्वेज वालों को चीज़ें समझ में आएंगी। और हर एक पॉइंट को आगे क्लियर कर कर ही मैं बढ़ूँगी। पर फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम, हमारा चैप्टर क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मैटर बना कैसे होता है, और मैटर के जो स्टेट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग मैटर के कितने स्टेट होते हैं, या कुछ जो एंशिएंट फिलोसफर हैं उनके अकॉर्डिंग मैटर के स्टेट को पढ़ेंगे। तो स्टेट के भी अंतर्गत हम बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन 3 स्टेट को पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो है बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ी सी मैंने समरी भी आपको बता दी कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, ये जानते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का थीम है। तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा? पदार्थ का नाम दिया है, मतलब उसे जो साइंटिस्ट हैं मैटर का नाम दिए हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि जो वाटर होती है उसकी एक ड्रॉप की बात की जाए, या जो रेत होता है उसके एक कण की बात की जाए, ये सभी किस श्रेणी में आते हैं? ये सभी मैटर कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। अब बात आती है कि ये मैटर आखिर बना कैसे होता है, किस चीज़ से ये बना होता है। अब ये जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अब कुछ चीज़ें और आपको बताई गई हैं कि सभी जो मैटर होते हैं, मतलब जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख लिया, जो पत्थर, बादल, तारे, पेड़ पौधे हो गए, पशु हो गए, वाटर हो गया, मतलब कोई भी चीज़ जो भी इस यूनिवर्स में उपस्थित है वो सभी क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। और जो मैटर होता है, मतलब जो पदार्थ होता है, उनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, एक द्रव्यमान उनका होता है, और ये कुछ स्थान घेरती हैं, मतलब इनका एक आयतन होता है।
तो ये तो मैटर की छोटी सी आपको प्रॉपर्टी भी बता दी गई कि जो पदार्थ होते हैं उनका द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरते हैं या उनका आयतन होता है। तो इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मॉस एंड वॉल्यूम। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ हिंदी इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि आसान ही चीज़ें हैं। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। हमारे प्राचीन जो दार्शनिक थे उनके अकॉर्डिंग मैटर को बताया गया है कि क्या है, मैटर को जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे इन्होंने इसके 5 मूल तत्वों को बताया है कि मतलब जो मैटर है वो 5 मूल तत्वों से बना होता है और उन्होंने इसे क्या कहा, पंच तत्व की संज्ञा दिया है। ये जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे उनके अकॉर्डिंग पंच तत्व मैटर की श्रेणी को डिफाइन करता है। तो ये पंच तत्व कौन से होते हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो जो हमारे प्राचीन फिलोसफर थे उनके अकॉर्डिंग जो पदार्थ है वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उनके अनुसार क्या है, इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव हों, मतलब चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो। इनके अकॉर्डिंग सिर्फ इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर कोई भी पदार्थ बना होता है। और उस समय के जो यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने भी सेम इसी डिफिनेशन को बताया है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट की, जिनको लेकर हमें चलना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइंस। तो साइंस को हम साइंटिस्ट के नज़रिए से देखते हैं कि उन्होंने मैटर को क्या बताया है। तो हमारे जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 टाइप्स को क्लासिफाइड किया है मैटर के लिए। एक मतलब उसके फिजिकल बेस के अकॉर्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और दूसरा उसके केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी को नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे वो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। अब आगे बताया गया है यही चीज़ कि यहाँ पर हम भौतिक गुण के आधार पर चीज़ों को देखेंगे। अब सबसे पहले जो पदार्थ है उसके भौतिक स्वरूप के बारे में आपको बताया गया है, मतलब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात अब की जाए, क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो फिजिकल नेचर की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की वो ये बताई गई है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जो पदार्थ है हमारा वो बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट कणों से मिलकर बना होता है। तो ये एक मैटर की डिफिनेशन कह लीजिए या उसकी प्रॉपर्टी कह लीजिए। अगर कभी भी क्वेश्चन बने कि पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना होता है तो हमारा मैटर जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी ये हमारे काम का नहीं है, जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ हम वही देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे आगे यही बताया गया है कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, मतलब हमारे इस यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं वो कणों से मतलब पार्टिकल्स से बने होते हैं। अब इन पार्टिकल्स की साइज की बात की जाए तो ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मतलब इन्हें आप अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। इतने छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स से हमारा मैटर जो है वो बना होता है। तो ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, तो ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, ये आप जानिए। बाकी ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी आपको बताया गया है कि ये कितने स्मॉल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब आगे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे आपको पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में बताया गया है। तो अभी तक हमने ऊपर मैटर की क्वालिटी को, प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब यहाँ पर जो हमारा मैटर है वो जो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है।
तो जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जिनसे हमारा मैटर बना होता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मतलब रिक्त स्थान होता है। तो जो छोटे छोटे ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं जो एक मैटर को बनाते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इसको एक एक्टिविटी के से समझाया गया है आपको कि अगर आप जैसे चाय या कॉफ़ी बना रहे हैं तो क्या है, चाय या कॉफ़ी भी हमारा मैटर है, पदार्थ है, और ये मैटर है तो क्या है, स्मॉल पार्टिकल से बना होगा, और पार्टिकल से बना है तो इसका मतलब है जो ढेर सारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा। इसे आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप चाय या कॉफ़ी बना रहे हैं तो आपने उसमें चीनी डाला, चाय की पत्ती डाला, पानी डाला, वो सभी क्या हुआ, एक दूसरे में मिल गया, एक दूसरे में समावेशित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैटर्स होते हैं उसमें इतना मतलब स्पेस होता है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे में क्या होती हैं, मिल जाती हैं उस स्पेस में जाके। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, बस ये आपको अपने माइंड में रखना है, बाकी इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा रटने वाला या समझने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई गई है पार्टिकल्स की कि पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो आपने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो चीनी जो है वो पानी में, पानी जो है वो दूध में घुल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सारे कण जो हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनके कण जो हैं वो निरंतर क्या है, गतिशील, सॉरी यहाँ पर ये गतिशील वाला है, अट्रैक्शन वाला आगे है। तो पहले यही देख लेते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसको बता ही दिया मैंने कैसे आकर्षित करते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट कैसे होते हैं, इस वजह से क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, उसी आकर्षण बल के कारण क्या होता है, सारे जो कण होते हैं मैटर के वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी किसकी, आपके पार्टिकल्स की। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो हम ऊपर छोड़ के आए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते रहते हैं, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो अब ये कैसे आप समझेंगे कि पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। तो यहाँ तो कुछ एक्टिविटी के माध्यम से आपको बताया गया है, बाकी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है आपको इसके बारे में कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो वो गतिशील है, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉसेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो इसी पार्टिकल्स के मूवमेंट को क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी नाम दिया गया है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तो अगर आप मैटर, जो भी मैटर है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा कि जो मैटर का पार्टिकल्स है
टेम्परेचर इंक्रीज जब होगा तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases। आगे फिर से बताया गया है आपको कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ये तो हमने ऊपर देख लिया है। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट बताया गया है। व्हाट इज डिफ्यूजन? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो जो हमारे मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का जो आपस में मिलना होता है, एक दूसरे में समावेशित जो हो जाते हैं, इसे ही हम डिफ्यूज़न नाम देते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। मतलब कि जब हम मैटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाती है। ये भी बताया गया आपको। अब आगे आते हैं और आगे देखते हैं हमारे काम की और क्या चीज़ यहाँ पे है। तो ये पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया है। अब हमने मैटर देखा, मैटर के बाद पार्टिकल्स को देखा। अब पार्टिकल्स के बाद हम फिर से मैटर में आते हैं और मैटर की स्टेट्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेसिकली मैटर की थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। तो हम आगे इन्हीं तीन स्टेट को जानेंगे, इन्हीं तीन स्टेट को पढ़ेंगे। लेकिन आगे जैसे आप चैप्टर के अंत में पहुंचेंगे तो अभी हाल ही फिलहाल में साइंटिस्टों ने मैटर की दो स्टेट को और खोजा है। तो अभी ये हमारा जो पहले का कॉन्सेप्ट था, मतलब पदार्थ की तीन अवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई गई। मतलब 2 नई अवस्थाओं को और जोड़ दिया गया है। तो उन दोनों स्टेज को हम आगे पढ़ेंगे, किन साइंटिस्टों ने उनकी खोज की और वो दोनों स्टेट क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पर फिलहाल हम इन 3 स्टेट को जानेंगे, ठोस, द्रव और गैस को। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट को देखते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, या हम सॉलिड स्टेट किससे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि सभी जो सॉलिड होते हैं, मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं कह लीजिए, उनका क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं तथा स्थिर आयतन होता है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। मतलब जो हमारा सॉलिड स्टेट में कोई भी मैटर होता है, उसका जो आकार है, उसका जो शेप है, वो बिल्कुल निश्चित होता है और उसका आयतन जो है वो स्थिर होता है। अगर हम उस जो ठोस पदार्थ है उसमें हम फोर्स लगाएं, बल लगाएं, तो क्या होगा कि वो उसके आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस ठोस में ज़्यादा बल लगाते हैं तो ये हो सकता है कि वो टूट जाए, लेकिन उसका आकार आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे ईंट हो गया या टेबल हो गया या चेयर हो गया, कुछ भी हो गया, ये क्या है? ये ठोस स्टेज में नॉन लिविंग है। इन पर आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये टूट सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ईंट को आप गोला कर दें उसको दबा के, या ईंट को आप ट्रायंगल शेप दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे आपको कि जो सॉलिड स्टेट होता है वो उसका एक निश्चित आकार होता है, उसकी एक स्पष्ट सीमा होती है और उसका एक स्थिर आयतन होता है। अब आगे आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। रबर बैंड
का एग्जाम्पल दिया गया है कि आपके अकॉर्डिंग रबर बैंड किस स्टेट के अंतर्गत आएगा, सॉलिड या गैस या लिक्विड। तो ऑब्वियसली रबर बैंड जो है वो सॉलिड स्टेट के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसा कि हमने सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या पढ़ी कि इसका जो है एक डिफिनिट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो ये रबर बैंड जो है ये इन सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे कि आप रबर बैंड को ज़्यादा खींचेंगे, उस पर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रबर बैंड की साइज को बदल देंगे, उसके शेप को बदल देंगे, उसका शेप आप नहीं बदल सकते हो। बस ज़्यादा प्रेशर लगाने पे वो टूट सकता है, 2 भागों में डिवाइड हो सकता है, इतना हो सकता है। तो ये चीज़ बताया गया है कि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पे क्या होगा, ये टूट जाएगा। फिर आपसे दूसरा एग्जाम्पल पूछा गया है कि जो नमक है, शक्कर है, ये सॉलिड के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के जो आकार हैं वो नहीं बदलते हैं। तो इसलिए भी कहा जाएगा कि ये सॉलिड स्टेट के अंतर्गत आता है। तीसरा एग्जाम्पल आपको स्पंज का दिया गया है। तो स्पंज भी हमारा सॉलिड स्टेट में आएगा। इसमें भी क्या होगा कि इसको आप दबाएंगे तो इसके अंदर से हवा निकल जाएगी, फिर छोड़ देंगे तो हवा भर जाएगी, मतलब इसका जो शेप है वो नहीं बदलेगा, साइज जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ें कुछ एग्जाम्पल आपको सॉलिड स्टेट का था। अब आगे आते हैं और लिक्विड स्टेट के बारे में जान लेते हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो द लिक्विड स्टेट जो कि सेकंड स्टेट है किसकी, मैटर की, इसके बारे में क्या बताया गया है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके काम का ये दिया गया है कि जो द्रव है, अब उसकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। मतलब लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। जैसे कि हमने सॉलिड में देखा था उसका एक फिक्स्ड शेप होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर बिल्कुल उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या है, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम मतलब आयतन जो है वो निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि दे टेक अप ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो इसको तरल की संज्ञा दी गई है, किसको, लिक्विड को। आगे आते हैं और आगे अब आपके को कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि विसरण के बारे में बताया गया है, डिफ्यूज़न के बारे में। यहाँ पर ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ दी गई है आपको कि ठोस और द्रव जो होते हैं हमारे, उनका विसरण, उनका डिफ्यूज़न क्या है, द्रवों में संभव है। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सॉलिड एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। फिर आगे बताया गया है कि वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ दी गई है। आगे फिर बताते हैं, यहाँ बताया गया है कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है।
तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी गई हैं आपको लास्ट में कि वी में कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर बताया गया है इसके बाद कि इसका लिक्विड का जो डिफ्यूज़न है ये काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं। यहाँ पे लिक्विड को देख लिया आपने, लिक्विड के बाद फिर आपको तीसरी स्टेज दी गई है गैसीय अवस्था के बारे में, मतलब द गैसियस स्टेट के बारे में। तो गैसियस स्टेट की बात की जाए तो इसमें हमारे इम्पोर्टेंट जो काम की चीज़ है वो यहाँ पर है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की जो कंप्रेशन है वो काफ़ी अधिक होता है। तो ये चीज़ आपको पता भी होगा। आपके घरों में जो सिलेंडर यूज होता है खाना बनाने के लिए, जिसमें एलपीजी जिसे बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या जो अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उनमें क्या होता है, संपीड़ित गैस होती है, मतलब कॉम्प्रेस्ड गैस होती है। फिर आगे बताया गया है कि आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीजल या पेट्रोल की तुलना में ये जो सीएनजी है हमारे इन्वायरमेंट को कम पोल्यूटेड करती है। तो इसलिए क्या है कि अब ज़्यादातर गाड़ियों में सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद आगे बताया गया है कि संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो ये तो आपको बताया गया है किसके बारे में, गैसियस स्टेट के बारे में। एक बार ये चीज़ें हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं तब शायद आपको क्लियर समझ में आए। बाकी मेन जो चीज़ है वो तो आगे है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं यहाँ से कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की जो संपीड्यता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मतलब गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहीं से है कि वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो बेहद इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। उसके बाद बताया गया है कि द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी सिलेंडर वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग आर द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे सीएनजी बोला जा रहा है उसका यूज क्या एज अ फ्यूल किया जा रहा है इस समय व्हीकल्स में। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। तो ये चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी कि क्यों इसका यूज होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गैसीय अवस्था में जो कणों की गति है वो कैसी होती है, अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। तो बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो कहा जा रहा है कि इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। फिर बताया जा रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स्ड एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये तीनों स्टेट के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया गया है। चीज़ें समझ में आई होंगी, इनकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, सीधा सा जो मतलब है जानने का हमारा। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ आपको, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर पढ़ दूँगी, वही चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो हमारा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ये कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मतलब कहने का क्या है कि क्या जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड में। तो बिल्कुल हाँ, कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल एक जो हम अपने रेगुलर लाइफ में इसका एक एग्जांपल देखते हैं वो क्या है, वाटर है। वाटर एज अ आप इसको लिक्विड स्टेट में देखते हैं। उसके बाद इस वाटर को अगर आप फ्रीज कर दें, फ्रीज़र में डाल दें, तो क्या होगा, ये बर्फ़ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये सॉलिड स्टेट हो जाएगा। अब क्या हुआ, लिक्विड से ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। उसके बाद अब इस बर्फ़ को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, टेम्परेचर इसको देते हैं, तो क्या होगा, ये गैस के फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ही मैटर है, मतलब एक ही मैटर है, लेकिन वो तीनों ही स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने बताया, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब बताया जा रहा है कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब पूरा खेल तो टेम्परेचर का ही है। आप बर्फ़ बना रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर का खेल, आप उसको गैस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं वाटर को, तो वहाँ भी टेम्परेचर का ही खेल है। तो वही चीज़ यहाँ पे अब आगे आपको टेम्परेचर के बारे में बताया गया है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, मतलब जो सॉलिड स्टेट में चीज़ें हैं हमारी, उसके टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्या होता है, उनके कणों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये हमने बिल्कुल शुरू में भी देखा था। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि ये कण जो है वो बहुत तेज़ी से कंपन करने लगते हैं, मतलब उनमें मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट होने लगता है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक स्टेज क्या होता है, ऐसी आ जाती है कि जब ठोस जो है हमारा, जो सॉलिड था, वो पिघल कर क्या होगा, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड पिघल कर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उससे हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उसे हम गलनांक कहेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गलनांक के बारे में बताया गया है आपको। तो ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये वाला बनता है कि गलनांक क्या होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। एक बार इस चीज़ को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ से ठोस के तापमान को बढ़ाने से, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज ड्यू टू, उसके बाद क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स लीव दियर फिक्स्ड पोजिशन, मतलब अब उसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया गया तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। तो अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। तो बेहद ही इम्पोर्टेंट ये आपको बताया गया है पॉइंट। अभी हम आगे देखेंगे कि जो हमारा बर्फ़ है सॉलिड स्टेट में है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब ये किस पॉइंट पे पिघल कर द्रव बन जाता है। तो यहाँ पे अब यही बताया गया है कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स
पार्टिकल। फिर अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालिए। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 273.16 कैलोरी, ठीक है, 16 कैल्विन, सॉरी कैलोरी नहीं। तो यहाँ पे बर्फ़ का गलनांक 273.16 कैल्विन है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, इसे संगलन भी कहा जाता है। तो ये इसका दूसरा नाम है, मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए या संगलन कह लीजिए, मतलब फ्यूज़न कहा जाता है इसे। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। अब इसके बाद फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान तो समान रहता है, ऐसे में उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। तो आगे इसके बारे में आपसे पूछा गया है, फिर उसे डिफाइन किया गया है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हमारा गलनांक पे कोई भी मैटर जो है वो पहुँचता है, मतलब पहुँचने के बाद क्या होता है कि जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती, तापमान उसका नहीं बदलता है। जब हम बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। फिर क्या है, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वसीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। तो ये ऊष्मा कहाँ जाती है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे गुप्त ऊष्मा के बारे में बताया गया है आपको कि you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the state or by overcoming the forces of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, तो मतलब टेम्परेचर में बिना कोई इंक्रीज को शो किए हुए ये क्या करती है, ये इससे एब्जॉर्ब कर लेती है, आइस जो है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इट इज़ कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज द लैटेंट हीट। तो इसीलिए इसे लैटेंट हीट कहा दिया गया, क्योंकि वो जो हीट होती है वो बीकर में ही छिपी रहती है। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छिपी हुई है, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको संगलक की प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में बताया गया है, उसकी डिफिनेशन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसके बाद आगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रख लीजिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो ये जितने भी आपको पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन है। तो
तो यहाँ पे क्या है, जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। फिर आगे बताया गया है कि जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। तो ये तो चीज़ें पता ही है आपको, ऊपर देखा है। एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुँच कर क्या होगा कि कणों में इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है कि वे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच लग रहा है वो उन पर काम नहीं करता है, और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब वो पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं तब क्या होता है कि वो गैस फॉर्म में बदलने लगते हैं और वो हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो यही चीज़ें बताई गई हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वथनांक के बारे में बताया गया है कि लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state। तो द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। अब ये फिनोमिना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई भी लिक्विड जो है वो वाष्प में बदल जाता है। तो अब यहाँ पर जल के लिए बताया गया है। ऊपर आपने आइस का देखा था, यहाँ पे जल के लिए बताया गया है कि जल के लिए जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा जो जल है वो वाष्प में कितने टेम्परेचर में कन्वर्ट होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, वो उबलने लगता है। कोई भी आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे तो वो वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसी जो 100 डिग्री सेल्सियस है इसको आप केल्विन में बदलें तो 273 प्लस 100 को जोड़ेंगे तो 373 केल्विन होगा। तो चाहे आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए, चाहे 373 मतलब 373 केल्विन बोलिए, यह जल के लिए टेम्परेचर होता है। और ऊपर आपने आइस के लिए देखा था। तो ये दोनों टेम्परेचर आपको याद रखना होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे बताया गया है कि जो हमने बताया कि हमारा मैटर है उसके जो स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सॉलिड स्टेट से किसी भी मैटर को लिक्विड स्टेट में बदल रहे हैं तो उसे क्या देंगे, आप हीट देंगे। जैसा कि पीछे बताया गया है वो हीट कितना उसका टेम्परेचर होगा वो भी बता दिया गया है। अब उसके बाद अगर आप लिक्विड स्टेट से किसी भी मैटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तब भी उसे हम क्या देंगे, हीट देंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप गैसियस स्टेट से किसी भी मैटर को लिक्विड स्टेट में बदलते हैं तब क्या होगा, उसे हम कूल करेंगे। और इसी तरह से लिक्विड स्टेट से किसी भी मैटर को सॉलिड स्टेट में चेंज करना है तब भी हम क्या करेंगे, उसे कूल करेंगे, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ बताया गया है कि अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको टेम्परेचर से रिलेटेड और मैटर से रिलेटेड बता दी गई है। अब उसके बाद यहाँ पे बताया गया है दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है आपके मैटर में, मतलब इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे बताया गया है, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। तो ये चीज़ तो आपने देख ही लिया है ऊपर। इसके बाद अब जो काम की चीज़ है उस पे आते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेरिक हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ की संज्ञा दिया गया है। मतलब जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ड्राई आइस कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका माप एक एटमॉस्फेयर हो
तो क्या होता है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में ना आके सीधे गैस फॉर्म में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए इसे ड्राई आइस की भी संज्ञा दिया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती है। तो ऊपर हमने टेम्परेचर का रोल देखा मैटर की तीनों स्टेट में, और यहाँ पर प्रेशर का रोल देख रहे हैं कि अगर आप किसी भी ठोस में, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है उसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे तो क्या होगा, वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब इसके बाद एक और टर्म है वाष्पीकरण की। तो इवेपोरेशन क्या होता है ये भी जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। तो हमने मतलब दो ही चीज़ देखा है कि जो हमारा मैटर होता है अगर हम उसकी स्टेट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, एक था हीट और दूसरा क्या था, प्रेशर था। तो अब क्या कोई तीसरी भी चीज़ ऐसी है कि जिसके द्वारा जो है वो पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि हम अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो जल का एग्जाम्पल दिया गया है कि जल को आप खुला छोड़ दें तो क्या होगा, धीरे धीरे देखेंगे तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े को देखिए, आप सूखने के लिए डालते हैं और क्या होता है, सुबह डालते हैं और शाम को वो सूख जाता है, मतलब उसमें जो वाटर ड्रॉप था वो क्या हुआ, वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया। ना ही आपने उसे टेम्परेचर दिया और ना ही उसे आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि particles of matter are always moving and are never at rest at a given temperature. In any gas, liquid or solid, there are particles with a different amount of kinetic energy. In the case of liquids, a small fractions of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो सीधा सा कॉन्सेप्ट था ये इवेपोरेशन का। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई गई हैं इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक। तो फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं आगे चल के। तो यहाँ पे बताया गया है कि